हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। और मेरा वीकली मैगजीन भी अब आ जाएगा इस संडे को, कल संडे को, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, आप डेली देखिए या नहीं देखिए, डेली करंट अफेयर नहीं भी देखे तो चलेगा, लेकिन वीकली जरूर देखिए, क्योंकि डेली से बहुत ज्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें होते हैं। क्योंकि डेली एक लिमिट होता है ना कि हम 15-20 मिनट का ही वीडियो बना सकते हैं, तो उसी लायक कंटेंट लेके आएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि वीकली वो मैगजीन टाइप का है, तो उसमें हम जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, सभी ऐड कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो आप लोग जरूर वीकली को एक बार पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए, वो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, अभी इस चैनल पे 2 लाइव क्लासेस चल रहे हैं। एक तो दरोगा के लिए जो ज्ञान बिंदु का बुक आता है, थर्ड एडिशन, जो कि बिल्कुल नया एडिशन है। बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर का बहुत डिटेल डिस्कशन इसमें दिया हुआ है इस बुक में। तो इसको 3 बजे हम लोग लाइव करते हैं और डेली 50 क्वेश्चन, जैसे सेट 1 है, एक सेट में 100 क्वेश्चन रहता है, तो सेट 1 का 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा डिटेल के डिस्कशन के साथ करते हैं। एक एक पॉइंट पहले से हम हाईलाइट करके लाते हैं और आपके सामने उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। 50-50 क्वेश्चन इसमें करते हैं। उसके बाद एईडीओ के लिए जो एक प्रैक्टिस सेट है रुकमनी का, ये प्रैक्टिस सेट है ये एईडीओ का। तो इसका सेट 2 का अभी डिस्कशन चल रहा है। सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी एक सेट का 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा डिटेल एक एक डिस्कशन करते हैं, एक एक पॉइंट हाईलाइट करते हुए समझते हैं और याद करते हैं। ठीक है। तो एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव होता है और एक क्लास दरोगा वाला दोपहर 3 बजे लाइव होता है। तो आप दोनों टाइम जोड़ सकते हैं, काफी बेनिफिट आपको होने वाला है। चलिए अब हम टेलीग्राम के बारे में बता दें। टेलीग्राम में आप जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको हर से घंटे आपको करंट अफेयर्स का अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे हमेशा आप अपडेट रहिएगा, बहुत सारे यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 शुरुआत करते हैं। हाल ही में एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इसने अपना 2023 का डाटा रिलीज किया है। कब का? 2023 का डाटा रिलीज हुआ है, जिसमें पता चला है कि देश में 62.42 लाख क्राइम का डाटा यहाँ पे एकत्रित हुआ है, जिसमें महिलाओं पे अपराध के मामले में टॉप पे रहे उत्तर प्रदेश। 66,381 केस सबसे अधिक इसमें हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हुआ है। तो क्वेश्चन भी हो पूछ सकता है आपसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है या अपराध हुआ है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो जाएगा। और हमारा बिहार भी पीछे नहीं है। आइए अब बिहार के बारे में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हत्या, दुष्कर्म और लूट के केस के में मामले में जो है हत्या जो है हत्या के मामले में 2022 और 2023 की मामले में थोड़ा सा गिरावट आई है, -2.8%। दुष्कर्म में 5.9% का गिरावट आया है और लूट के मामले में 7% का गिरावट है। तो ये तो गिरावट है, वो ठीक है। अब देखिए, आइए यहाँ पे मेन डाटा देखते हैं। दहेज हत्या के सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है? बिहार है। उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में और दहेज हत्या के मामले में, ये तीनों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और इस तीनों में, ठीक है, इस तीनों में जो हमारा बिहार है उस नंबर सेकंड पे है। अतः हत्या में भी नंबर सेकंड पे है, ठीक है, अपहरण में भी नंबर सेकंड पे है और दहेज हत्या में भी बिहार नंबर सेकंड पे है। ये याद रखिएगा। ठीक है। तो हम लोग किसी से कम नहीं है भाई, बस यूपी हमसे आगे निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी कम नहीं है। ठीक, तो ये है हमारा बिहार का हाल, आप देख सकते हैं। दहेज हत्या, अपहरण और हत्या के मामले में। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, सबसे कम किस में है? अगर हम लोग बात करें, हत्या तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे कम सिक्किम में है। सोचिए, एक साल में मात्र 12 हत्या हुआ है सिक्किम में। ठीक है, अच्छी बात है। ओके। दुष्कर्म के कितने घटना? तो दुष्कर्म में सबसे ज्यादा दुष्कर्म हुआ है राजस्थान में, जो कि 5,078 दुष्कर्म हुए हैं सबसे अधिक राजस्थान में 2023 में। और सबसे कम कहाँ हुआ है? तो जो सबसे कम है सिक्किम में हुआ, मात्र 9 दुष्कर्म हुए। लूट की बात करें तो सबसे अधिक लूट का मामला जो है वह महाराष्ट्र में हुआ है। 5,942 लूट के मामला है। सबसे कम सिक्किम में, मात्र 2 मामला लूट का हुआ। मतलब मात्र एक साल में 2 बार चोरी हुआ है सिक्किम में। सोचिए कितना बेहतरीन यहाँ का सब चीज व्यवस्था है। उसके बाद बाकी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये रिपोर्ट याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। रेलवे में चोरी के सबसे ज्यादा केस कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक रेलवे में चोरी कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, तो याद रखिएगा।
आइए अब देख लेते हैं थोड़ा सा और डाटा। कुल अपराध दर्ज किया गया 62.41 लाख जो है वो कुल अपराध दर्ज किया गया, जो 2022 की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुआ है अपराध में। महिलाओं पर अपराध की बात करें तो 4.48 लाख हुआ है 2023 में महिलाओं पे अपराध, ठीक है, जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। ओके। दुष्कर्म के मामलों में शीर्ष राज्य राजस्थान है। हत्या के जिसमें 5078 केस सामने आए हैं। हत्या मामलों में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 3206 केस सामने है। ये वो है जिसपे एफआईआर दर्ज हुए हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो पता भी नहीं चलता होगा, इस टाइप से। बड़े क्राइम जैसे हत्या, दुष्कर्म, लूट में थोड़ा बहुत कमी हुआ है, पर इनमें सबसे ज्यादा केस दुष्कर्म, फिर हत्या और फिर लूट का हुआ है। सबसे ज्यादा दुष्कर्म, फिर हत्या, फिर लूट का मामला हुआ है। आइए क्वेश्चन, एक सेकंड, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के अनुसार हत्या, दहेज हत्या और अपहरण में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे? दूसरे स्थान पे अपना बिहार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हाल ही में यूपीएससी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल का नाम क्या है भाई साहब? इस पोर्टल का नाम है इंटरव्यू किससे पोर्टल। तो ये जो इंटरव्यू किससे पोर्टल है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आप बहुत सारे चैनल पे देखते होंगे यूपीएससी का इंटरव्यू रिलीज कर दिया जाता है। यानी वो कोचिंग वाले जो इंटरव्यू लेते हैं बच्चे लोग का, वो वह इंटरव्यू रिलीज कर देते हैं अपने चैनल पे कि देखिए जी, ये बच्चा टॉप किया है, बिल्कुल सिलेक्ट हुआ है और मेरे पास इंटरव्यू देने आया था। अब यूपीएससी भी वो काम करेगा, बिल्कुल यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी और इन लोगों में बस इतना अंतर रहेगा कि ये लोग केवल और केवल सिलेक्टेड बच्चे का ही रिलीज करते हैं। लेकिन यूपीएससी ने बोला है कि देखिए भाई साहब, जो बेहतरीन कहानी होगा, जो बेहतरीन मोमेंट होगा यूपीएससी इंटरव्यू का, उसको हम इस पोर्टल पे शेयर करेंगे। चाहे वो बच्चा सिलेक्ट हो नहीं हो, मैटर नहीं करता है, अगर उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट है, ठीक है, और कोई अच्छी बात है जिससे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट को प्रेरणा मिले और यूपीएससी एस्पिरेंट को इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने के लिए और हेल्प हो सके, वो सब मोमेंट, वो सब वीडियो हम इस पे रिलीज करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट। तो इसके लिए एक पोर्टल इंटरव्यू किसे पोर्टल यूपीएससी ने लॉन्च किया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। यूपीएससी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। सिविल सेवा इंटरव्यू से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां साझा करना है इस पे, ठीक है। कंटेंट वैसा होगा, जो चयनित होंगे उनका भी किया जाएगा, जो अचयनित होंगे उनका भी किया जाएगा। बाकी सब पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर दिया। आइए यूपीएससी के बारे में देख लेते हैं। यूपीएससी का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ है और इसका 100 वर्ष पूरा हुआ है 1 अक्टूबर 2025 को। 1 अक्टूबर 2025 को इसका 100 वर्ष पूरा हो गया। इसलिए यूपीएससी ने सोचा है कि हम अपना स्थापना दिवस 1 साल तक मनाएंगे, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय कुमार है। और संवैधानिक आधार की बात करें तो जो है भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के अंतर्गत यूपीएससी का यहाँ उल्लेख किया गया है। किस मंत्रालय के अधीन आता है यूपीएससी? तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है यूपीएससी। जो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। 1926 में जब स्थापना हुआ था तो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर बने थे। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में इंटरव्यू किससे पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? यूपीएससी के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 दिया गया, सम्मानित किया गया। 3 लोगों को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर बनवारी लाल को, वैद्य ईटी नीलकंठन को और वैद्य भावना पराशर को ये दिया गया। किस लिए दिया गया? क्योंकि इनका योगदान आयुर्वेद में शिक्षा में था, आयुष अनुसंधान एवं सेवा में ये लोग अपना योगदान दिए थे, इसलिए इनको राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान सम्मान के लिए इनको दिया गया और आयुष मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। आयुर्वेद आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया अगस्त में। पहले धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अगस्त को इस बार मनाया गया है और ये 10th नंबर का आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। और 23 अगस्त 2025 को एक फिक्स डेट कर दिया गया कि हमेशा 23 अगस्त को आपसे मनाया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईटी लाल नीलकंठन, प्रोफेसर बनवारी लाल, भावना पराशर, सभी को किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक सम्मेलन हुआ है मोंडिया कल्ट 2025 एक सम्मेलन हुआ है बार्सिलोना में।
बार्सिलोना में सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया गया और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें भारत ने अपना एक छठ पूजा जो है, अपने बिहार का छठ पूजा जो है, ये भारत ये उसको यूनेस्को में अमूर्त धरोहर में शामिल करने के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा है कि देखिए भाई, छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बिहार में और बहुत सक्सेसफुल पर्व है, बहुत जबरदस्त पर्व है। हम लगभग बहुत सारे ऐसे लोग को जानते हैं जिनको शादी हो गया, बहुत दिन तक बच्चे वगैरह नहीं हो रहे थे, उन छठी में अलग अलग स्टेट के थे, हम सच बता रहे हैं। वो लोग हरियाणा के थे, कोई मुंबई के हैं, कोई कहीं के हैं, ठीक है। फिर उनको बताएगा बाद में, वो लोग यहाँ पे बिहार में आए, छठी मैया से मांगे और उनका हर चीज पूरा मस्त खुशी लौट आया उनके घर में, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सक्सेस होता है यहाँ पे पूजा। तो यूनेस्को में इसको शामिल करने के लिए भारत ने प्रस्ताव डाला है कि देखिए भाई, छठ पूजा को आप अमूर्त धरोहर में शामिल कीजिए, ठीक है। तो बार्सिलोना कहाँ पे स्थित है? स्पेन में स्थित है और मोंडी कल्ट 2025 का आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया गया। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व अमिताभ प्रसाद साराभाई के द्वारा किया गया, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं। ओके। उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? तो वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और संस्कृति को सार्वजनिक नीति का केंद्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत ने प्रस्ताव ये डाला कि छठ महापर्व को यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल करना है और शामिल हो भी जाएगा। अगर यूनेस्को इसको आकर यूनेस्को की टीम वगैरह सब चीज देखती है, छठ पूजा आने वाला है, आके ऑब्जर्व करती है हर चीज, तो उनको पता चलेगा कि भाई कितना बड़ा है और कितने यूनिक पर्व है, पूरी दुनिया में सबसे यूनिक ये पर्व माना जाता है। आइए यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका स्थापना 1945 में किया गया था, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहर का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे ओजेले है। कौन कौन है? आंद्रे ओजेले है, याद रखिएगा। भारत में जो है वह 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है, जिसमें से 36 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। नया स्थल जो नवीनतम स्थल 2025 में जो शामिल किया गया, वह है मराठा सैन्य परिदृश्य, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैला हुआ है। बाकी अगर हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक देखें तो यूनेस्को में इतने सारे स्थल को 2021-25 के बीच शामिल किया गया। जैसे 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया, गुजरात में स्थित है। 2021 में ही रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया, जो कि तेलंगाना में स्थित है, जिसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया यूनेस्को में। 2023 में ही होयसाला मंदिर समूह कर्नाटक को शामिल किया गया। 2024 में मोइदम असम में स्थित है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को में शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र और कुछ भाग तमिलनाडु में स्थित है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मोंडी कल्ट 2025 का आयोजन, ठीक है, 2025 का समापन किस शहर में हुआ? तो इसका समापन बार्सिलोना में हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और ये हो चुका है कंप्लीट ये सभा। नेक्स्ट है नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म। तो बस इतना याद रखिएगा कि नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म जो है, यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और ये इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है कि युवाओं को डिजिटल शिक्षा और उभरती तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देना। यानी जो युवा है वो डिजिटल शिक्षा और उभरती तकनीकों के बारे में वो क्या कर सकते हैं? वह शिक्षित हो सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और आपको हर चीज पता होना चाहिए। ये जो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समर्थन करता है ये प्लेटफॉर्म। आइए देख लेते हैं, हाल ही में नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है अहमदाबाद में, ठीक है। और ये 62वें नंबर का, 62 नंबर का, इसमें भले ही ऐड नहीं है, लेकिन इसके विजेता ग्रैंड मास्टर पी इनियान है, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और उप विजेता एच गौतम कृष्ण है, जो कि केरल के रहने वाले हैं। तीसरे स्थान पे ग्रैंड मास्टर के सीसी किरण आए हुए हैं। तो बस याद रखिएगा 62वें यानी 62nd राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन बने हैं? पी इनियान बने, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बस ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पी इनियान ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में जो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व
भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, डुगोंग एक जो है वो जलीय जीव है जो जिसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल, क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इसका जनसंख्या कम हो रहा है, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो भारत का जो पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया, तमिलनाडु में कहाँ पे, तो पंबन और थुट्टुकुडी के बीच, पंबन और टूटुकोडी के बीच कहाँ स्थित है, तो जो आप ये भारत का मैप देखेंगे, फिर यहाँ तमिलनाडु से जो पंबन ब्रिज जाता है और यहाँ पे एक द्वीप है, तो यहाँ से लेकर और इसके बीच, इसी बीच में इसको संरक्षित करने के लिए जो है वो संरक्षित किया गया तमिलनाडु के द्वारा। और 2021 में इस डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको ने IUCN ने द्वारा इसको मान्यता दे दिया गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है, अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसकी देखरेख करेगी, इसका क्या करेगी, इसका रख रखाव करेगी, इसकी संरक्षण में हेल्प करेगी। तो बस इतना याद रखिए कि भारत का पहला जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, इसको कब स्थापित किया गया था, 2021 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया गया था, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और इसको IUCN के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दिया गया है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दी है, IUCN ने दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। IUCN का फुल फॉर्म आप लोग अगर कमेंट में बताते हैं तो अच्छा रहेगा, हम उनके कमेंट को पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीसी के 35वें डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीसी का जो है, जिसको राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जानते हैं, नेशनल कैडेट कोर के नाम से इसको जानते हैं, जिसके डायरेक्टर 35वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, वीरेंद्र वत्स बने हैं। और इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले जनरल गुरबीर पाल सिंह जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एनसीसी को कहाँ तैनात किया जाता है, पहले और सॉरी माफ कीजिएगा, जो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स थे पहले कहाँ तैनात थे, तो अरुणाचल प्रदेश कश्मीर और के सेना मुख्यालय में जो है ये तैनात थे। ठीक है, आइए एनसीसी के बारे में देख लेते थे। एनसीसी 15 जुलाई 1948 को इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्र इसका मंत्रालय जो है वह रक्षा मंत्रालय के अधीन एनसीसी काम करता है। इसका मोटो है एकता और अनुशासन। ठीक है, एनसीसी का जो है मोटो है एकता और अनुशासन। शाखाएं कहाँ पे, सेना और नौसेना वायुसेना में ये तीनों इसको लेती है। एनसीसी से अगर आप किए रहते तो आपको थोड़ा सा जो है वो कुछ छूट मिलता है नियुक्ति में। तो याद रखिएगा, बस इनका मुख्यालय स्थापना और मोटो वगैरह याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 35वें क्रम के हैं। आपसे पूछेगा 34वें क्रम के कौन है, तो वे हैं गुरबीर पाल सिंह। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा जरूर बताइएगा और मैगजीन पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैगजीन पढ़ लेते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली हम 20-25 करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम डेली 10 लेके आते हैं और वहाँ पे 25 हम अपलोड करते हैं, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 5 अक्टूबर करंट अफेयर्स में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।